प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद राजाध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, आप आनंद सर से परिचित हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, आनंद सर हम सबके अग्रज हैं, मेंटोर हैं। इनका जो लेख है, इनके फेसबुक पोस्ट पर अक्सर आप पढ़िए। और समाज के प्रति देखिए, सबसे मेन बात है कि एक हिंदू समाज है, इस्लामिक समाज है, क्रिश्चियन समाज है, कम्युनिस्ट समाज अलग है। ये समाज दूसरे समाज के साथ क्या व्यवहार करते हैं, कैसे आधिपत्य अपना जमाते हैं, उस पर सर की बहुत जबरदस्त पकड़ है। तो जब भी कोई घटना होती है, बड़ी घटना होती है, तो सर एक नए नजरिए से हमको बताते हैं कि आखिर ये एक दिन की घटना है या इतिहास से चली आ रही है। हुआ ये कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठा लिया और मतलब बस उठा ही लिया, मन किया तो उठा लिया। पर ये राष्ट्र कहाँ था? वेनेजुएला एज अ राष्ट्र, एज अ देश, सभ्यता थी या कौन सी सभ्यता है पता नहीं। मतलब तो पोर्टुगीज वगैरह ने और स्पेनिश ने जो भी किया वहां, स्पेनिश तो वो भी 400-500 साल की पुरानी कहानी है। नेटिव को मारा, फिर ठीक है, 500 साल में तुमने एक देश अपना बना लिया, तो क्या उस देश के प्रति, उस वहां की जनता का, वहां की आर्मी का, वहां के लोगों का क्या कोई मोह नहीं? कोई उसकी स्वतंत्रता के प्रति कोई आभार नहीं, कुछ नहीं? बस एक रिसोर्स मिल गया है, तेल, उसी पे देश चल रहा है। तो ये राष्ट्र कब मरा सर? क्योंकि इसका छोटा मोटा नहीं है। दरअसल मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश का 4 गुना है ये एरिया में, ज्योग्राफिकल में। और पॉपुलेशन करीब करीब आपकी 2.5-3 करोड़ की है। छोटी मोटी पॉपुलेशन भी नहीं है। और एक समय में सबसे रिच हुआ करता था। और वहां पर जो सोशलिज्म, चौथा देश। तो जो केजरीवाल नाम की बीमारी यहाँ पे छोड़ी गई थी, वैसे ही वहां पे ह्यूगो चावेज नाम की एक बीमारी छोड़ी गई, सोशलिज्म वाली। और उसने देश को ऐसा बर्बाद किया कि महिलाओं को, मतलब एक कहते हैं 20-25% लोग देश छोड़ के भाग गए। प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं, पूरे देश को काहिल बनाया गया जानबूझ के। और फिर अंततः क्या होता है ऐसे समाजों का कि वहां की करेंसी 10-10 लाख की करेंसी में एक अंडा, एक ब्रेड नहीं मिल रहा था, यह हाल हो गया। और फिर अंततः महिलाओं को पूरी तरह देह व्यापार में उतरना पड़ा। वह वेनेजुएला जो सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्सेस देता था। आनंद सर, यह देश कहाँ मरा? ये कब मर गया देश सर? देखिए, इस पे जो तेल निकला और अमीरी थी, तो यहां से मिस यूनिवर्सेस निकलने शुरू हो गए। अच्छा, आप इस बात को समझे, मिस यूनिवर्सेस ऐसे ही नहीं निकलते। ठीक है, कायदे से तो अभी मैं बताता हूं, अगर ईरान इजीली सबमिट कर जाए ना, तो ईरान से मिस यूनिवर्सेस की लाइन निकलेगी। अब बाकायदा ईरान डिजर्व करता है, ईरानी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, तो वो बात पर्शियन कल्चर है ना सर? वो पुरानी, बहुत पुरानी सभ्यता। हाँ, 1950 और 60 की जो तस्वीरें हैं ईरान की, आप वो देखो, ईरानी फिल्म्स देखिए, कमाल की फिल्में। आज भी ईरानियन एक्ट्रेसेस वगैरह देखिए, दे आर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ईरान से अगर मिस यूनिवर्सेस निकलेगी तो आई विल नॉट ग्रज देम, दे डिजर्व इट। अभी तक अमेरिका ने निकाली नहीं है। लेकिन पहले ईरान का तेल निकलना चाहिए। हाँ, वो तो बात है ही, लेकिन मैं कहूंगा कि आज तक ईरान से मिस यूनिवर्स निकाली नहीं, ये इनकी हरामखोरी है, पार्शियलिटी। तो मूल मुद्दे पर आते हैं कि वेनेजुएला से तेल निकलता था, इसलिए मिस यूनिवर्स में बहुत निकलती थी। हाँ है, वहां की भी लड़कियां सुंदर है, नो डाउट, लेकिन ब्राजील वगैरह वहां की, मतलब वो पूरा एक एथनोग्राफिक पैटर्न है। ऐसा नहीं कि वेनेजुएला की ही उतनी सुंदर। ठीक, इक्वेडर वगैरह वो भी बाजू में पूरा स्पेनिश और इसका मिक्सचर है, वहां की भी निकलती। सर, वो अमेरिका की इच्छा पर है। अचानक से एक देश की महिलाएं सुंदर हो जाती हैं, अचानक से नहीं होती हैं। वो अमेरिका की अपनी इच्छा पर है, क्योंकि उस देश के संसाधन क्या हैं, कितने लूटने हैं हमें। एग्जैक्टली। आगे सर, तो ये राष्ट्र का चरित्र कहाँ गया सर? एग्जैक्टली। अभी क्या है कि उसके बाद शावेज आ गया, अमेरिकन, वो कोनोको फिलिप्स और ये बाकी एक्सॉन वगैरह जो थे, एक्सॉन नहीं, मोबिल, तो उनको वहां से भगा दिया उसने। अच्छा, ये तो लूटते थे ही, ऐसा नहीं कि नहीं लूटते थे।
ठीक है, तो आ गया भाई ये गोविंद लूटते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, देश में कुछ छोड़ते नहीं है। तो उसने इनका हिसाब दिखा दिया कि भाई देखो इतना लूट के ले जाते हैं, तो समाजवाद आ गया। अब समाजवाद जो है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि वो कहते हैं बराबरी होती है। बराबरी नाम की चीज दुनिया में हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, क्योंकि जो भी आदमी कुछ करता है, इवन इफ मतलब स्टडीज वगैरह में भी कुछ करता है, कुछ करके दिखाना चाहता है, और व्यक्ति करके दिखाना चाहता ही है, तो वो उसको ऊपर उठना है, क्योंकि वो बराबरी उससे उसे सुहाती नहीं है। अगर वो देखता है कि भाई जो मेहनत नहीं करता, हर किसी को 35 मार्क ही मिलेंगे, तो उसको नहीं चाहिए वो। अगर हर किसी को इक्वल मिलेंगे तो उसको 100 भी नहीं चाहिए। और इसका मैं आपको सर्वोत्तम उदाहरण देता हूं। जापान में एक मेजी टेम्पल नाम की जगह है, ये बात आप सुन लीजिए संदीप जी। जापान में एक मेजी टेम्पल नाम की जगह है, जहां पे जेन आर्चरी का कंपटीशन होता है हर साल। 20,000 लोग आते हैं पूरे जापान से। 18 साल 15 साल से लेकर 75 साल तक के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी जो 8th दान करके जो ग्रेड है, उस एग्जाम में 20,000 लोग कम से कम आते हैं। और ये एज ग्रुप है। ये इतना एज ग्रुप क्यों है? क्योंकि लोग कई बार आते हैं, मिलता नहीं है। जब धनुष खींचा नहीं जाता तो रिटायर मतलब छोड़ के चले जाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। रिजल्ट क्या है मालूम है? 2%। और अब ये बात सुनिए, मजे की नहीं, जापान का चरित्र इसमें है कि इतने लोग जो 20-20, 25-25 बार आते हैं, या अंत में बुढ़ापे के कारण जब धनुष खींचा नहीं जाता तो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा एक भी पार्टिसिपेंट नहीं है जो नहीं चाहता अपना नाम उस सर्टिफिकेट, अपने नाम का सर्टिफिकेट नहीं चाहता। लेकिन वो इसके लिए ये नहीं करता कि 2 का 2.5 हो जाए। आप समझे बात को? कोई ये नहीं कहता कि भाई बुढ़ापे में मतलब इसके बाद तो मैं आ नहीं पाऊंगा, बस मुझे खुश करने के लिए सर्टिफिकेट दे ही देते, क्या मैं जाता 25 साल से आ तो रहा। हाँ, ये कोई नहीं कहता। मैं 65 साल से आ रहा हूं या 60 साल से आ रहा हूं, अब मेरा, तो ये कोई नहीं कहता। हर किसी को अपने नाम का सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन रिजल्ट 2% ही चाहिए। कंपटीशन में से घबराते नहीं है लोग, मेहनत से, कड़ी मेहनत से। हाँ हाँ। तो ये जो स्टैंडर्ड है, ये जापानियों का कैरेक्टर का स्टैंडर्ड है, ये बात में समझ लीजिए। तो ये इक्वालिटी की बात कही उसने। अच्छा, ये इक्वालिटी में क्या है? पैसा बांटना शुरू कर दिया मुफ्त को भी, सब नेशनलाइज कर दो, ये नेशनलाइज कर दो, वो नेशनलाइज कर दो, सब मुफ्त में मिलने लगा, लोगों ने मेहनत करनी छोड़ दी। दर्शकों पता है क्या क्या मुफ्त में मिलता था? क्या नहीं? ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, मेडिकल, और ये नहीं कि बहुत स्टैंडर्ड का हो, ओके स्टैंडर्ड्स का था, क्योंकि मुफ्त में था तो कोई इंसेंटिव नहीं था काम करने का, सबको करना ही था। और उसके बाद यहाँ तक कि शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स को भी पैसा मुफ्त में। मतलब आप ये समझिए कि पूरे देश को, और जनता ने बार बार उसी ह्यूगो चावेज को चुना। और एक बार जब तेल के दाम जो है जरा से घटे, क्योंकि वेनेजुएला का तेल महंगा होता है, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो जहां से निकाला जाता है, पूरे, हाँ नहीं, गलत है। उसके तेल का वो दाम नहीं आता, उसके तेल की वो क्वालिटी नहीं है। उसका तेल महंगा नहीं होता, उसका तेल महंगा हो नहीं सकता। अच्छा, ओके। मतलब जो प्योर ग्रेड तेल है, प्रीमियम ग्रेड तेल है, उतना महंगा, उतना वेनेजुएला का तेल नहीं है। ईरान या सऊदी का तेल है, उस लेवल का वेनेजुएला का तेल नहीं है। हालांकि तेल उनसे ज्यादा है, लेकिन ग्रेड वो नहीं। तो उसका तेल वो ग्रेड, हाँ, रिफाइन करने में महंगा पड़ता है। हाँ, रिफाइन करने में महंगा पड़ता है भाई। तो मैटर ये हुआ कि एक बार जब तेल के दाम गिरे तो वेनेजुएला के तेल की जो है मांग खत्म हो गई, और उसके बाद जब मांग खत्म हुई तो पैसा आना बंद हो गया। लेकिन फ्री को तो पूरा देश फ्री था, जनता को इससे क्या मतलब कि तेल निकल रहा था, नहीं निकल रहा। नहीं। और उसमें एक बड़ी बात बताता हूँ सर। वेनेजुएला एक बड़ा नेचुरली रिच कंट्री है।
हम्म फोर्ट नॉक्स में 8,000 टन सोना है करके बोला जाता है, विश्वास नहीं रखते अमेरिकन की भी, अमेरिका के पास उतना सोना है करके। लेकिन वेनेजुएला की गोल्ड जो अंडरग्राउंड रिजर्व्स है एस्टिमेटेड टू बी मोर देन 8,000 टन। हम्म चांदी कुछ 3 से 6,000 टन तक है। जब हाँ, वेनेजुएला की जमीन उर्वर है, हम्म ऐसा नहीं कि अरब देशों की जैसे बस डेजर्ट ही डेजर्ट है, सारा कुछ पकता नहीं वहां पे, हम्म वो भी नहीं है। हम्म पशुधन वगैरह मतलब कमाने की, पानी वगैरह है, कमाने के सर अवसर अद्भुत भरपूर हरियाली है। है हाँ, मैप में, मतलब हाँ सुंदर, नहीं है मतलब है कहा जाता है तो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। एग्जैक्टली तो पूरी तरह से क्या कहे, एक अपनी यहाँ एक पौराणिक कथा है कि एक आदमी को, मतलब एक आदमी की दरिद्रता दूर करने के लिए पार्वती ने शंकर जी से कहा कि भाई उसको कुछ दे दो। हम्म तो उन्होंने एक आदमी के हाथ से उसको एक कद्दू दे दिया। तो उस कद्दू में तो बीजों की जगह रत्न थे। इस आदमी को पता हम्म नहीं था, कद्दू तो अखंड दिख रहा था। उसे रास्ते में कोई एक आदमी मिला, हम्म तो उसके कहा कद्दू खरीदना है क्या तुम्हें, मुझे तो रोकड़े की जरूरत है। और कुछ पैसों में वो कद्दू देके वो निकल गया। हम्म ये बड़ा खुश होकर घर आया कि भाई मुझे कद्दू के पैसे मिले। शिव जी ने पार्वती जी से कहा देखो इसका यही नसीब था, उस कद्दू में तुम्हारा कहने से मैंने रत्न भरे थे, इसके नसीब में थे नहीं, इसलिए अपने हाथों से कद्दू दिया, उसको कोई छीना नहीं हम्म है। तो बात वेनेजुएला की ये हुई कि इतना सब होने के बावजूद सब मुफ्त में मिलने लगा तो लोगों ने काम करना छोड़ दिया। नहीं तो जियोलॉजिकल लिए निकाल के सोना निकालते, चांदी निकालते, काफी कुछ कर सकते थे, कुछ किया नहीं, आराम तो से सर मैं मैप नहीं इसलिए दिखा रहा था सर, एक कारण हाँ था। हाँ बोलिए दिखाइए। ये इसी इसी लोग कहेंगे कि अरे वेनेजुएला तो आपका क्या कहते हैं, अमेरिका पास में है इसलिए अमेरिका का वर्चस्व ज्यादा है, यह है वह है, लड़ाई लड़ नहीं वो सकते है, थे। नहीं वो है। वेनेजुएला के ऊपर क्यूबा है जो अमेरिका हाँ के फ्लोरिडा और सबसे सटा हुआ है, और इस क्यूबा ने हाँ कितने सालों तक अमेरिका से पंगा लिया है। हाँ मतलब क्यूबा ज्यादा ऊपर है और ज्यादा हाँ पास है बिल्कुल और है। ज्यादा छोटा भी है, एरिया में भी और हम्म, पॉपुलेशन में भी। हाँ, तो कम्युनिस्ट होने के हाँ। इन्होंने अपने प्रजा में वो भावना कभी, मतलब सब मुफ्त में खाना ही उनका, उनको हक लगने लगा था, हम्म और खत्म होते चले गए। हम्म अभी तो क्या था कि अभी आज के तारीख में अगर अमेरिका कह दे कि भाई आप हमारे 52वें स्टेट बन जाओ, आपकी वेनेजुएला की नागरिकता खत्म, लोग तो लाइन लगा के जाएंगे, अमेरिकन होने लगे। आज कितने लाखों लोग वहां से गए, अवैध तरीके से अमेरिका गए हैं, और क्या क्या कर रहे हैं, मतलब जो महिलाएं अच्छी घर की महिलाएं वगैरह देह विक्रय में आ गई थी, ये क्या हुआ था? समाजवाद के कारण, ये सब एथिक्स मरने के कारण का, मतलब लोगों की जो पूरी, क्या बोलते हैं, समाजवाद ने वहां वाकई ये मुल्क का नरक है कर दिया था। हम्म वेनेजुएला की फोटो देखिएगा दर्शकों आप, कि वहां की करेंसी की जो फोटो है आप देखेंगे, कूड़े के, क्योंकि ह्यूगो चावेज ने जनता को कूड़ा पैसे बांट कूड़ा देने के लिए फ्री में कूड़ा करेंसी छाप छाप के देना शुरू कर जी। कूड़ा मैं यहाँ तो अभी मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आपको भेज देता। जी खिलौने बने हैं उस करेंसी के, मैं ढूंढ के प्रोसेस निकालता हूँ बनी सर। है। हाँ, 22 मेड फ्रॉम वेनेजुएलन करेंसी करके देखिए, मिल जाएगा। हम्म हाँ ये रहे ना, सही है। दिखाइए लोगों को, कितने फोटो मिलेंगे आपको? सर हाँ सड़क पे दिखे हैं ये, हाँ कूड़े बिल्कुल के ढेर में किस तरीके से। बिल्कुल। वो रोटी कपड़ा और मकान की एक लाइन थी, पहले मुट्ठी में पैसे ले जाते थे, थैली में चीजें ले हम्म आते थे, अब थैली में पैसे ले आते हैं, मुट्ठी में चीजें ले आते हैं। ये देखिए खिलौने बना हाँ, रखे थे कागज से, करेंसी से।
अरे यार करेंसी थी, कागज हो गया। टॉयलेट हाँ। पेपर भी इनसे महंगा है। और इसमें ये भी देखते हैं सर, वेनेजुएला करेंसी ऑन रोड्स। हाँ, ऑन स्ट्रीट्स देखिए, रोड्स नहीं, स्ट्रीट्स। हाँ, और कूड़े के ढेर जैसे करेंसी के ढेर हैं। ये देखिए, इसके पौधे पेड़ पे चिपका दिया है। हाँ, मतलब और कोई ये ऐसा नहीं था कि 1 रुपए 2 रुपए के नोट थे, ये 10-10 लाख रुपए के नोट थे। तो देखिए ना, मतलब 10-10 ये लाख के नोट छापने पड़ गए, और वो भी ऐसे। क्या क्या होता होगा, लोगों का दिल क्या जलता होगा ये देखकर। ये देखिए, ये सड़क पर बिखरे हुए थे ऐसे ही ये। हाँ, ये देखिए तो आज की तारीख में देखिए, आज के मुद्दे पे आता हूं। जो मुद्दा मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो एक सर। अलग ही मुद्दा है। वेनेजुएला तो अपनी मौत मारा। मेरी बात यह है कि वेनेजुएला के लोगों को राष्ट्र के प्रति कोई भावना रही नहीं, राष्ट्रवाद की वगैरह कोई भावना रही ही नहीं। हमारे यहां कांग्रेस के शासनकाल में यही लगभग होने को जा रहा था कि इस देश में क्या रखा है। आदमी का एस्पायरेशन होता था, बोलिए। आप एकदम सही कह रहे हैं सर। 2014 तक मुझे ध्यान है, दोस्तों से मेरी बातचीत है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ इस कुछ नहीं हो देश का सकता। कुछ नहीं हो सकता। और इस लाइन पे इन्होंने सर रंग दे बसंती नाम की फिल्म भी बनाई थी, इसी हाँ। लाइन का उपयोग करते हुए। तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये जो लाइन है, ये लाइन देश का, यूं कहिए, अब उसको राष्ट्रगान तो नहीं कह सकते, लेकिन राष्ट्र वाक्य तो कह सकते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो और कोई अगर इसमें इस देश के पोटेंशियल की बात करे कि देश में इतना कुछ है, क्यों ऐसा सोचते हो, तो आदमी को नमूना की तरफ देखते थे, नमूना की तरफ देखते थे, कहां से आ गया आदमी, किस युग में जी रहा है। तो ये भावना थी लोगों की। अब प्रैक्टिकल समझते थे, इसको व्यवहारिक होना समझते थे। कोई अगर आदमी गया नहीं यूएसए, आईआईटी वगैरह करके गया नहीं, तो उसको ये होता था उसके साथ एक दया की नजर से, मतलब पागल है आदमी, गया नहीं, ये भाव से देखते थे। ये क्यों हुआ था? अरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है भाई, आपने ऐसा बना दिया कि टेक्नोलॉजी नहीं, वो ट्रीजन बना दिया आपने। जो भी आईआईटी जाता था उसको अमेरिका जाना होता था। एक की भी सोच नहीं थी कि यहां रह के मैं भारत सुधारूं, भारत को बेहतर करूं। क्यों? क्योंकि चिच्चा को प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड था। अमेरिका के सिलेबस पे उन्होंने सिलेबस बनाया। चीचा बोले और तो जो नेहरू। नेहरू, पप्पू के परदादा, वो रईस ज्यादा थे, ये शहजादा है। और इनकी हरकतें देखे तो लगता है पुनर्जन्म है उसका। वो सर संदीप बालकृष्ण सर ने बड़ा अच्छा नाम दिया, नवाब नेहरू। हाँ, नवाब ही थे वो, और नवाब। लखनऊ के नवाब को उनपे हम किसी दिन, मैं लखनऊ रहता हूँ, इतिहास जानता हूँ, दलालों के अलावा और कोई काम नहीं था उनका। जो यहाँ दलाली करते थे वही नवाब बने। हाँ, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस अमेरिकन इस पे बनाया था। और क्या हुआ था, नेहरू जीवित थे तब तक 5 आईआईटीज बनी, उसके बाद आईआईटीज नहीं बनी। ना ना बेटी ने बनाई, ना पोते ने बनाई। ठीक है। वैसे ये इंस्टीट्यूट सर आईआईटी खड़गपुर वगैरह, हाँ, उस पर 47 से पहले बन चुके थे। हाँ, बन चुके थे, वो चिपका दिया उसके ऊपर, हाँ, क्लेम कर लिया। हाँ, क्लेम कर दिया। वो व्हाइट लेबल था। ठीक है। पर जनता के लिए उसका सदुपयोग हो, ये इंश्योर किया कि कभी ना हो, जनता के लिए उसका सदुपयोग ना हो। जी। ना हो, तो नहीं, देश के लिए सदुपयोग ना हो, क्योंकि जनता ने जो किया वहां से लोग तो जाने लगे थे, केवल जा रहे थे। और बात यहां तक थी कि जो एनआरआई है, अब वो एनआरआई है, वहां पे बर्तन मांजता होगा तो भी एनआरआई है, तो उसका डॉक्टर, यहाँ के डॉक्टर से बड़ा स्टेटस था। ये हमारे जनता के बीच में भावना डाली थी। और इसका जिम्मेदार कौन है, तो कांग्रेस है। और कांग्रेस की शुरुआत से
नेहरू है, और जिनको देश चलाने को, आई मीन दोज हु हैड द मैंडेट टू रन द कंट्री, दे चोज टू रूइन द कंट्री। आप देखिए ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, बाकी तो गवर्नमेंट के काम में टांग अड़ाते हैं, एजुकेशन नहीं सुधार सकते थे, देश नहीं सुधार सकते थे, आपको देश चलाने का अथॉरिटी था, क्या आपने भेज दिया। सर इन ब्यूरोक्रेट्स ने अपने बच्चे बाहर भेजे पढ़ने के लिए, बाहर से कॉम्प्रोमाइज होते हैं, इनकी सैलरी पे इनका बच्चा बाहर नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट का बच्चा है तो अलग से कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है, उसके बाद तो जो खेल होता है होता ही है। अरे ये बच्चे तो देश के खिलाफ बड़ा हैंडल है, आप सोचिए। खैर, तो बात यह हुई थी कि इस तरह से अगर यहां मैं एक आपको भगवत गीता से श्लोक बताता हूं, 3 अध्याय का 21वां श्लोक है, जहां भगवान कहते हैं कि समाज का जो श्रेष्ठ वर्ग है उसको अपना आचरण आदर्श रखना चाहिए, क्योंकि बाकी समाज उनको देखता है, और ये समाज का श्रेष्ठ वर्ग समाज को संदेश दे रहा था कि भाई अमेरिका चला जाए यहां मत रहना, यहां रहना केवल मतलब जिसको अकल नहीं वो ही यहां रहता है। तो इतना मॉरली लॉस था, मॉरल कंपास इतना ब्रोकन था समाज का, और एलिट वर्ग में पूरी तरह से ब्रोकन था, ठीक है। तो तब हमारी स्थिति वही थी जो आज के वेनेजुएला की वर्ग की थी, रेडी टू फॉल। 91 में भी ऑलमोस्ट फॉल, ऑलमोस्ट फेल, वी वर रेडी टू फॉल। हर कोई बस अमेरिकन पासपोर्ट के लिए वगैरह कुछ भी करने को तैयार था। मैं गंदी भाषा यूज नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कुछ भी करने को तैयार था तो क्या क्या करने को तैयार था। सर ये काम पंजाब के लोग अभी कनाडा जाने के लिए करते हैं, जो आप जिस भाषा का आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लिटरली वही हो रहा है कनाडा जाने के लिए, बेटियों के साथ हो रहा है, अपनी बेटियों के साथ हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मालूम है, दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। जो एरिया, जो इलाका भारत का खड़गहस्त था, उसकी ये हालत हो गई है, मुझे बहुत दुख होता है इसका। तो इसकी बात ये थी कि भारत के मतलब हिंदुओं के साथ, मैं हिंदुओं का खास करके कहूंगा, ये इतना पतन के लिए तैयार थे। तो पीएफआई का जो विजन 2047 है ना, उतना उनको इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि हम 2047 में पूरा भारत काबिज कर लेंगे? क्योंकि वो देख रहे थे कि हिंदू को तो भारत से कोई लगाव है ही नहीं, वो लड़ेगा ही नहीं। तो उसमें ये 2 दाढ़ी वाले आ गए, एक सफेद दाढ़ी एक काली दाढ़ी, जो अभी सफेद हो गई है, और उन्होंने इनकी पूरी मेहनत का सत्यानाश कर दिया। सभी ऑरेंज दाढ़ी वालों की तो मेहनत खत्म कर दी ना उन्होंने, ये 2 दाढ़ी वालों ने। बिना मूछ वाली दाढ़ी की सारी मेहनत खत्म कर दी। हाँ, तो वो तो बोलेंगे कबर खुदेगी नाचेंगे वो क्योंकि उनके अरमानों को दफना दिया ना, उनकी मेहनत को दफना दिया उनको जलन होना स्वाभाविक है। सर उनके सारे इतने बड़े बड़े हीरो स्टार बनाए हुए शाहरुख खान, जावेद अख्तर इत्यादि इत्यादि, सबको जनता बैठ के धो दी। अरे सर वो महानायक बना दिए गए थे हमारे। बिल्कुल। आज इनको बिल्कुल कौड़ी मोल कर दी पूरी मेहनत, राष्ट्रवाद जगाकर, मतलब भारत में गर्व जगाकर इन लोगों ने ये कर दिया। मुझे याद है वैक्सीन वॉर्स का ट्रेलर अग्निहोत्री ने वहां दिखाया था, ट्रेलर नहीं, वहां फिल्म दिखाई थी, तो पब्लिक रिएक्शन का उन्होंने छोटा सा एक वीडियो घुमाया था। लोगों के आंखों में आंसू थे कि हमें आज गर्व महसूस हो रहा है इंडियन होने पर। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो लोग जब गए थे ना, तब उनको गर्व महसूस नहीं था, अब शर्मिंदा थे इंडियन होने पर।
ये बात तो सर बड़े बड़े लोग जो है ना पहले यूरोप जाते थे, अमेरिका जाते थे, भारत के बड़े लोग, ये उन्होंने बताया कि ये हमने अपने 10 साल में सबसे बड़ा परिवर्तन देखा कि अब दुनिया हमको कैसे देखती है एज अ भारतीय। एग्जैक्टली। तो इनको गर्व यहाँ नहीं महसूस हो रहा था, अब ये बाहर जाते हैं तो जब दुनिया इनको नई नजर से देखती है भारतीय होने पर, और ये छिपाते थे पहले। हाँ, और मैं भारत के रईसों की बात कर रहा हूँ, एलिट्स। बात देखिए ना, बात देखिए जो मोदी जी का ट्रंप के पहले कार्यकाल में शिंजो आबे और मैनिला कॉन्फ्रेंस का जो फोटो है ना मोदी जी का, जिस तरह से वो कुछ बोल रहे हैं, सभी इतने इज्जत इज्जत से खड़े रहकर, ट्रंप भी ऐसा साइड में खड़ा रहकर सुन रहा है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री को मिली थी ऐसी इज्जत? सर पापुआ न्यू गिनी वाले ने पांव छू लिया था। पापुआ न्यू गिनी, देखिए पापुआ न्यू गिनी को मैं, ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज थी मनीला कॉन्फ्रेंस में, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस ऑफ ए। ठीक है, वो फोटो आज भी नेट पे मौजूद है। गूजबम्स मोमेंट है वो तो। और ये हमारे लोग यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स वगैरह, वामपंथी वगैरह जो कहते हैं कि मोदी जाके सबको बस गले पड़ते हैं, मतलब ही इज हगिंग एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी इज लाफिंग एट हिम। somebody allow him, I mean, presidents of these countries, they will allow somebody to hug them if they don't respect him. सर वो तो अब जितनी तस्वीरें आ गई हैं इतने देशों के लोगों की कि कोई ड्राइव कर रहा है, कोई एयरपोर्ट पे लेने आ रहा है, सबने प्रोटोकॉल तोड़े हैं सर। तो मोदी जी के लिए सबने प्रोटोकॉल तोड़े। जी वही बोलता हूँ, ये बिना इज्जत के होता है क्या? और ये भाव, वही बोल रहा हूं, तुम्हारे बाप दादा इनको ये इज्जत नहीं मिली, इसकी जलन है इनको, इस काबिल ही नहीं थे सर। और मैं बताऊं यही मेन बात कि हम अब सोमनाथ पर 1000 साल हुए, सोमनाथ मंदिर के आक्रमण पर, और आज हम खड़े हैं। यह गर्व का भाव, राष्ट्र का भाव, सभ्यता का भाव, अपने सभ्यता पर गर्व का भाव, यह हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और न वो प्रधानमंत्री होने के नाते नहीं, वह नरेंद्र मोदी होने के नाते आज हमें दे रहे हैं और हमें मिल रहा है। तो हमें कैसे नहीं, कल को हम भारत के लिए, हमारे देश में सर संचार हो रहा है ना ऊर्जा का, कि हम भारत के लिए खड़े होंगे सदैव। एक मिनट, ही इज नरेंद्र टू। ठीक है, गर्व से कहो हम हिंदू है, ये नारा देने वाला भी एक नरेंद्र ही था, स्वामी विवेकानंद। हाँ, ये आदमी बोल नहीं रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये करके दिखाता है, एहसास कर रहा है बिना नारे का। हाँ, और मैं बताऊं सर, जिस दिन कह देंगे उस दिन एहसास खत्म हो जाएगा। वो जनता को जो जिया है ना 50 साल की उम्र तक, किसी को हवा नहीं थी कि कौन आदमी कहाँ है, वो जनता को देख रहे थे कि जनता भाव कहाँ से लेती है। तो वो हर वो कार्य करते हैं, हर वो फोटो, लोग कहते हैं फोटो खिंचाते हैं, आप कुंभ में उनकी फोटो देखिए, आप गुफा में उनकी फोटो देखिए, आप उनको राम लला के सामने लेटे हुए देखिए, आप उनको, सर वो मंदिर पता चले हैं नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जो हवा नहीं थी कि ऐसा यहाँ भी मंदिर है, ऐसे मंदिर है। ये चीज है, ये भाव लोगों के दिल में जगाने वाला ये आदमी है। वेनेजुएला होने से बचा लेगा अपने जीवन के बाद भी, इतना भाव, इतनी ऊर्जा देकर जाएगा कि इसके बाद भी 50 साल तक ये भारत का आदमी लड़ेगा कि कोई हमको वेनेजुएला नहीं बना सकता। अब बनाने आए हैं, हाँ बिल्कुल, केजरीवाल और अखिलेश यादव, लालू यादव, मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, मैं फ्री में बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, काम मत करना, पेंशन, वृद्धा पेंशन दे दूंगा। और लोग कहेंगे कि भाजपा भी तो देती है। अरे भाजपा नहीं देगी तो ये दे देंगे, जनता इधर चली जाएगी, इससे बढ़िया है कि भाजपा ही दे के रखे। ठीक है, ओके, लेकिन कर्म भी तो करने देती है, काम करने वालों को पूरा मौका, माहौल भी तो देती है सर। नहीं, एक बात बताता हूँ, ये क्या है ना, सबसे बुरा एडिक्शन कौन सा है मालूम है? कोकीन वगैरह से भी, ड्रग्स वगैरह से भी बुरा एडिक्शन जानते हैं आप कौन सा? रेवड़ी। हाँ, वेनेजुएला में दिख रहा है ना उसका असर, पूरा देश सोया हुआ है। रेवड़ी से बुरा असर, रेवड़ी से बुरा व्यसन कोई नहीं है। और ये जो देखिए, जो लोग कहते हैं
कि भाजपा भी दे रही है। मुझे दुख है भाजपा दे रही है, लेकिन मैं उसको अपरिहार्य समझता हूं, क्योंकि ये दूसरे लोग जो देने की बात करते हैं, जो देते भी नहीं है। हम्म। कहां दिया आप वालों ने? पंजाब में कहां दिया? थे नहीं देने को पैसे। हिमाचल में सर, कर्नाटक में। कर्नाटक में कहां दिया? नहीं, कर्नाटक में उन्होंने दिया, लेकिन डेवलपमेंट खत्म है। और कर्नाटक में जाते जाते ये लोग कर्नाटक बेच के जाएंगे। मतलब जहां वहां अभी ये लोगों ने बाकी ये टैक्सेस वगैरह बढ़ाए ना इंडस्ट्री पे, लोग वहां से छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो खैर। बैंगलोर में, हाँ, नहीं, बैंगलोर में उन्होंने जो डेवलप किया है, महंगे महंगे जगह वगैरह जो बनी थी, औने पौने दाम पर बेच के जाएंगे। किसको बेच के जाएंगे, ये तो आप समझ सकते हैं। अरे बुल्ले आएंगे खरीद, एक घुसेगा, उसके हाँ, बाद वो अपना वहां पे नमाज चालू करेगा, और उसके बाद फिर 5 और आ जाएंगे, उसके बाद हिंदू वहां छोड़ के चला जाएगा, और पूरी जो है हाँ, महंगी जमीनें सस्ती हो जाएंगी। ये तो मॉडस ऑपरेंडी है सर, पुराना मैंने है। कौड़ी के दाम बिकेगी, सस्ती नहीं होगी, कौड़ियों के दाम बिकेगी, कौड़ियों के दाम अरे चली जाएगी। बिक भी, कुछ दिन बाद बिकेगी भी नहीं, खुद ही छोड़ के हाँ, भाग तो जाएंगे वैसे लोग, ही। जैसे संबल किराना में छोड़ के भाग जाए। लोगों को लगता है बेंगलोर का हाल वैसा नहीं होगा। हाँ, भरो। नहीं, तो हाँ, वही जी। वही किया ना, वही किया। तो ये लोगों ने एक्चुअली क्या है कि ये जो कर रहे हैं ना, भाजपा अगर दे रही है तो इसलिए दे रही है क्योंकि नहीं तो देखिए, इनको सत्ता में लाए ना लोगों ने। अभी तक लोग सोचते नहीं है कि क्यों आए, आई मीन क्यों, पैसे कहां से आएंगे, हमको मिलता है ना। जो 8,500 वाले जो लोग थे, 8,500 देने की वो जो महिलाएं वगैरह थी, उनको अगर कोई पूछे कि भाई ये पैसे कहां से लाएंगे, बेशर्मी से हंस के कह देंगे हमको क्या पता, देगा ना हम नहीं, दे इसमें देंगे। लेकिन एक एक चीज इंटेंट वाली बात होती है सर, जो भाजपा देती है, जैसे बिहार में दिया इन्होंने, तो उन्होंने उसको एक इंसेंटिव के साथ जोड़ा कि आप काम करेंगे, आपको अपना बिजनेस करेंगे तो आपको इसी में और जोड़ के मिलेगा। हाँ, तो उसको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। दूसरा लोग कहते हैं फ्री में अनाज देना 80 करोड़ को, काहे का डेवलप्ड देश ये वो। तो फिर क्यों हल्ला करते हो कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए? हाँ, जब जब सरकार पे बाइंडिंग है कि उसको गेहूं और धान खरीदना है, उस कानून को हटाने के लिए जब कानून लाए थे तो बैठ के दिल्ली पे नंगा नाच किया था इन लोगों ने, और किसान कानून वापस लेने पड़े। तो अभी सरकार पे जब एमएसपी देनी बाइंडिंग है, तो उस अनाज से करेगी क्या सरकार? हाँ, उसको रख के क्या करेगी? सड़ाएगी बैठ के कि दारू वालों को दे देगी? तो जनता को दे रही है, एक हाथ दिया एक हाथ लिया, खत्म कहानी। उसके 2-4 फायदे और हैं, इन्फ्लेशन नहीं हाँ, होता उससे, फूड का। हाँ, फूड का बराबर है। वही सरकार का खर्चा तो तुमने तय कर दिया 10 लाख करोड़ का, और एमएसपी मांग रहे हो। तो उनकी वो जो 2 कौड़ी के वो जो सो कॉल्ड आपके दलाल है, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बीच के आड़तियां हैं, जिनकी वजह से ये हाँ, एमएसपी का पूरा पंगा बचा हुआ है अभी भी, ये जो बोझ पड़ रहा है सरकारी खर्चे पर, देश पर, तो उनको बोलो कि कानून आने दे, जिस किसान को जैसा, जिसके साथ जैसा सौदा करना है करे। किसानों की देखिए, भी आफत कर रखी है, जीवन लील रखा है इन आड़तियों ने। मालूम है, लेकिन बात यह है कि इन आड़तियों को, अगर किसान किसान जो इन आड़तियों को वहीं का वहीं पीटे, तो एजिटेशन नहीं होगा ना, किसान भी सुनता है उनकी। हाँ, वो कुचक्र में फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे वो बाहर निकलना होगा। निकलेंगे सर धीरे धीरे। अब देखिए प्रगति होगी ना, जैसे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, सिर्फ ट्रेडिंग हो रही थी, या सर्विस इंडस्ट्री आईटी वाला दिया जा रहा था। जब तक विलेज में बिजली नहीं थी सर, बाकी सब हटा दीजिए, क्या करेगा कोई, कहाँ खाएगा? नहीं जाके बाहर मजदूरी करेगा तो करता क्या? आज पहली बार तो यहाँ पर गांव में बिजली मिल रही है 18 घंटे, 20 घंटे। तब लोग सोच रहे हैं चलो कुछ यहीं काम कर लेते हैं। अब वाकई में पलायन कम हुआ है सर, गांव से, हाँ, पूर्वांचल से बहुत पलायन कम हुआ है। अब लोग अपने यहाँ पे रह रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अच्छे खासे, मैंने बिल्डिंग्स देखी हैं इन सब जगहों पर। होना भी चाहिए भाई, होना भी चाहिए। तो वही देखिए, बात है लोगों ना, को अब अपनी एक एक बात सर, समझिए, एक बात समझिए। सर, पुरुष जब घर छोड़ के नौकरी करने के लिए या पेट के लिए कहीं जाता है, एक तो वो अपनी हालत, मतलब अपना आरोग्य, अपनी सेहत खत्म कर देता है। केवल मजदूरी करने जाता है ना, वहां उसकी सेहत खत्म हो जाती है।
अच्छा, वो घर में नहीं है, टेम्पटेशन तो कई सारे हैं, प्रलोभन कई सारे हैं, और प्रलोभन करने वाले लोग भी आ जाते हैं, तो महिलाओं के चरित्र पर भी असर पड़ता है। बेटी, पत्नी, बेटी, सर एक उन भगवती चरण वर्मा जी करके एक बहुत कमाल के लेखक मालूम हुए है? यहाँ पर, उनकी हाँ, कहानियों का एक संग्रह है, उसमें कहानी खिलावन का नरक, अच्छा, ओके। एक है तो मजदूर है, वो वहां से निकाल दिया गया है, फिर अपने गांव लौटता है। अब उस समय रात में अंधेरे में ट्रेन से गांव लौटता है, और फिर क्या होता है वो तो कहानी पढ़ने लायक है सर, वो नहीं, छोड़ ठीक देते है, हैं उसमें। लेकिन बात ये है कि उसमें फिर ये आदमी जो चाहते हैं, फिर वो गांव नहीं आखिर लौटता सर, फिर वो वापस स्टेशन आता चला जाता है। आदमी आता है, ठीक है, गांव आके रहेगा भी, तो भी उसमें वो ताकत नहीं। बीमार होता है, जो कमाई है हम्म, दवाई में चली जाती है। यहाँ ये सब मतलब कई सारी चीजें हैं। आदमी गांव में रहेगा, वही कमाएगा अच्छे से, सेहत अच्छी रहेगी, परिवार ठीक रहेगा, और सर अपनी भूमि पर रहेगा ना, अपनी भूमि के अपनी प्रति जमीन पर मोह तो रहेगा। रहेगा। बिल्कुल यही सही। मोह, अब हम पूरी चर्चा का समापन करते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों कि हम काफी भटक गए, नहीं, इस भूमि से मोह की ही बात हम कर रहे हैं जो वेनेजुएला के लोगों को नहीं थी, और इसमें पूरे एग्जैक्टली। देश के लोगों का भी पूरा पूरा हाथ था। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं, मुफ्त वाली सरकार नहीं चाहिए, एग्जैक्टली। हरामखोरी वाली सरकार नहीं चाहिए। हम्म। उसी ह्यूगो चावेज, उसी के, और मेदुरो भी ह्यूगो चावेज का चेला ही था। हाँ, बार एक ही वही बार बार सोशलिस्ट बार। पार्टी, इसीलिए वो डिक्टेटर कह रहे थे, क्योंकि वो 20-25 हाँ, साल से एक ही पार्टी को जनता जिता रही है, एग्जैक्टली। क्योंकि वो हर साल वो बढ़ाते जा रहे हैं, हर चुनाव दर चुनाव, फ्रीबीज फ्रीबीज फ्रीबीज। हाँ, ये फ्री, ये फ्री, ये फ्री। अब आप और बोलेंगे कि भाई ये चीज जो है महंगी मिलेगी, ये मतलब जो महंगी है आपको मिल इसीलिए तो जाएगी। सर, इसीलिए तो अपने राष्ट्रपति को पैसे लेके सौंप दिया इन्होंने। पॉकेट में सौंप दिया मतलब ये उन्होंने। इतिहास का एक देश का सरेंडर है, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन का सरेंडर पैसे है। पैसे दिए या ना दिए हो, वैसे ही बोलेंगे, बोले उठा के ले जा इसको, पनौती चली जाए। नहीं, लेकिन क्या है, वर्स टू वर्स है। ठीक है, वो आदमी गड़बड़ था, उसने लेकिन क्या सोशलिज्म को तज दिया? नहीं। उस आदमी को भेज दिया, हटा दिया, तो क्या उस जनता ने सोशलिज्म को तज दिया? नहीं। अब तो वो अमेरिका के आधिपत्य में हो गए गुलाम। तो समाजवाद ने आपको गुलाम बनाने के रास्ते पर आपको लेकर जाता है, फिर आपको कोई गुलाम बना लेता है। यही सत्य है, यही सारी चर्चा का जिस्ट है, ऐसा मुझे लगता है। इसमें क्यों इसमें सर? इसमें एक मैं समापन करता हूं। सर देखिए, समाजवाद आपको आजादी के सपने दिखाकर, स्वतंत्रता के सपने दिखाकर गुलाम बनाता है। ठीक है, वो एक अफीम अफीम खिलाता है आपको समाजवाद की, और आपको गुलाम बनाता है। समाजवाद को, कम्युनिज्म को मैं नास्तिक इस्लाम कहता हूं, क्योंकि इस्लाम सीधा सीधा कहता है कि मनुष्य अल्लाह का गुलाम है। अल्लाह ने अपनी गुलामी करने के लिए पैदा किया। इसलिए मैं समाजवाद को नास्तिक इस्लाम कहता हूं। इस्लाम भी आजादी की बात करता है, लेकिन आजादी का मतलब क्या? कहते हैं ना, आजादी के माने क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब आजादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो वो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लाम कहता है कि तुम गुलामी करने के लिए पैदा किया। अब वो तो फिर मेरे पूरी लिए, हायरार्की है गुलाम बनाने की, पूरा प्रक्रिया एमएलएम चल रहा है उनका तो। हाँ, अरे वो तो तो सर, इस्लाम इज एमएलएम ऑफ स्लेवरी, और क्या है। हम्म, समाजवाद भी वैसा ही करता है, आपको किसी न किसी रूप में वही आपके मन को, आपके मनोबल को तोड़ देता है, आपको आपकी जमीन, भूमि, परिवार सबसे काटता है, कि जब कोई गुलाम बनाने आए तो आपको स्वयं की रक्षा करने के लिए आप स्वयं भी न बचे हो। यही है नहीं, समाजवाद का। गुलाम बनाने आए तो आप उसको मसीहा समझे। हाँ, कि चलो 2 बूंद 2 रोटी तो देगा। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। और वेनेजुएला के बहाने, ये बड़ा आसान है कह देना ट्रंप ने कर दिया, वो कर दिया, नहीं, वेनेजुएला के लोगों ने खुद के साथ क्या किया ये देखना, ये सोचना ज्यादा जरूरी है। छोटे गद्दा है छोटे ना, देश, इजराइल जैसा देश लड़ता गद्दा रहता है है, ना, लड़ता रहा गद्दा लड़ता गद्दा रहा लड़ता रहा, कभी घुटने नहीं टेके जी। गद्दा अपने रामदास, बाबा रामदास, उनका एक बहुत बड़ा शब्द है, अच्छा शब्द है, किसी को गंदा लगेगा, वो कहते हैं स्वबुदा भंजन। हम्म, तो वही कर लिया जी।
तो ये समझना आवश्यक है कि यह वेनेजुएला जैसा चरित्र हमारे यहाँ भी है लोग, उनसे बचना है और उनसे देश को बचाना, अपनी भूमि को बचाना, और उनको कभी भी सत्ता में आने देने का मौका नहीं देना है किसी भी प्रकार से। कोई और रहे, सदैव रहे, दिक्कत नहीं है। और अपने मन बहलाव के लिए भी हम नहीं करे चेंज करना है उनको ले आओ, नहीं। ऐसे लोग को बस 5 साल काफी होते हैं, फिर देश पलट के नहीं देख पाता। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आनंद सर, आपने बहुत हमें जानकारियां दी, वेनेजुएला के बहाने हमें अपने अंदर झांकने का मौका दिया, और बड़ा आवश्यक है। दर्शकों, आपके माध्यम से यदि यह बात दूर जाती है तो हमें भी अच्छा लगता है। अगर बात आपको उचित लगती है तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब कमेंट्स में अपनी राय में जरूर बताएं, अपने इतिहास, अपने आसपास की सारी जानकारी हमसे शेयर करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान और हमारा चैनल प्रारंभ.in। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।